हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर्थ के लिए जो आपकी हिंदी है। इसके मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अन्य गद्य विधाएं, ये जिनके पास भी सब्जेक्ट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। और यही क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें जाइए और जुड़ जाइए वहां पे। ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो, पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। और एक बार सिलेबस देख लीजिए, ये सारे के सारे चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोभ और प्रीति, ये जो निबंध है इसका प्रतिपाद्य बताना है क्या। यानी कि ये जो निबंध लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रीति के नाम से, इसका क्या प्रतिपाद्य है, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या समझने को मिलता है, किन चीजों पे बातें हो रखी हैं। ठीक है, वो सारी इसके अंदर हमें बतानी होती है। एक तरह से जहां पे भी प्रतिपाद्य पूछ लें तो आप जो निबंध है उसको समराइज करके समरी उसकी बना के लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, लोभ यानी कि लालच, प्रीति यानी कि प्रेम प्यार। ठीक है। लोभ और लालच जो है और प्रीति जो है, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक मनोविकार संबंधित निबंध माना है। ठीक है। यानी ये जो इनका निबंध है ये मनोविकार से रिलेटेड है। अब ये मनोविकार क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले जो भावनाएं होते हैं, जो विकार होते हैं, उसको मनोविकार कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है। मान लो कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम भी क्या है, एक मनोविकार है। प्रेम हो गया, लालच हो गया, ईर्ष्या करना, ठीक है, गुस्सा करना, आश्चर्यचकित होना, करुणा दया का भाव होना। ठीक है। लोभ यानी लालच होना, ये सब कुछ हमारा मनोविकार होता है, यानी कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकार हैं। इसी इतने सारे मनोविकार में से दो चीजों को इन्होंने इस निबंध में रखा है, एक है लोभ और दूसरा है प्रीति। इस निबंध में उन्होंने जो मानवीय भाव होते हैं, जो हमारे मन में आने वाले भाव होते हैं, लोभ और प्रीति, इसका बहुत डिटेल में इन्होंने विश्लेषण किया है। भाव और मनोविकार संबंधी निबंध, मात्र आप इसको केवल मनोवैज्ञानिक निबंध मत समझना, बल्कि ये विचारात्मक भी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तो है ही, इसके साथ साथ विचारात्मक भी है। ऐसी ऐसी चीजें इसमें हैं जिसमें आपको विचार करना होगा। ये निबंध ना तो शुद्ध रूप से भाव प्रधान है और ना ही वैचारिक। ठीक है, ये निबंध जो है, ये इसको पूरी तरीके से हम भाव प्रधान निबंध नहीं कह सकते और ना ही इसे वैचारिक कह सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, लोभ क्या होता है इसका मतलब समझिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोभ क्या है इसे समझते हैं। लोभ क्या होता है कि किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली कोई वस्तु, इसके संबंध में हमारे मन में ऐसी स्थिति हो जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, ठीक है, या फिर उसकी रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, इसी को लोभ कहते हैं। लोभ का मतलब एक तरह से लालच है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, ऐसी वस्तु जिसका लेकर आपके मन में बहुत ज्यादा उसको मतलब अपने पास रखने की इच्छा हो, और अगर वो चीज आपसे दूर हो जाए तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो ये लोभ हो जाता है। यानी कि जैसे मैं आपके सामने कर दूं, आज के समय में हम सभी के लिए मोबाइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु है। अब समझिए, उदाहरण से समझा रहा हूँ। मोबाइल जब तक हमारे पास रहता है हमें सुख कहीं ना कहीं देता है, ठीक है, आनंद देने वाली वस्तु है। लेकिन अगर मान लो आपका मोबाइल आपसे 5 दिन के लिए दूर कर दिया जाए, आपसे ये बोलते हैं कि 5 दिन तक आपको मोबाइल देखने को भी नहीं मिलेगा, तब सोचो आपके मन की क्या स्थिति हो जाएगी। यानी कि उस वस्तु के अभाव में आपके मन में कहीं ना कहीं दुख होगा, आपको मतलब पसंद नहीं आएगा, वो आपको लगेगा काश मतलब मेरे पास मेरा फोन हो। तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, लोभ क्या है, किसी वस्तु से रिलेटेड है। बस आपको ये याद रखना है, कोई भी वस्तु जो आपको बहुत प्यारी हो, ठीक है, अगर वो आपसे दूर हो जाए जिससे आप परेशान हो जाओ, तो ऐसी वस्तु के प्रति हमारे मन में जो विकार होता है उसको हम लोभ कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखो, लोभ का संबंध जो है वो सुख या आनंद देने वाली वस्तु से है, जो एक हमारे मन की स्थिति है और यह वस्तु के अभाव से जुड़ी है। ठीक है, यदि अगर हमें वो वस्तु ना मिले तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं, तो ये लोभ है। अब निबंध में जो शुक्ल जी है इन्होंने लोभ के दो प्रकार बताए। ठीक है, लोभ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशिष्ट यानी कि विशेष। अब सामान्य लोभ क्या होता है ये देखिए, शुक्ल जी जो है वो कहते हैं कि अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, ठीक है, पैसा, ये सभी वस्तुएं जो होती है सुलभ होती है और सबको भाती है। यानी कि ये सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको अच्छा खाना खाने को मिले, अच्छे कपड़े पहनने को मिले, उसके पास अच्छा घर हो, ठीक है, उसके पास धन हो,
दौलत, पैसा हो, ये सब वस्तुएं सभी को भाती है भाई, सभी को पसंद होती है, सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा होती है, यानी सबके मन में इच्छा होती है कि उनको ये चीजें मिल जाए। इन्हें लेखक ने बोला है सामान्य लोभ, क्योंकि सभी लोग इन चीजों को चाहते हैं, ठीक है, ये सामान्य लोभ के अंतर्गत आता है। इसे वो सहज वृत्ति कहते हैं। सहज है, साधारण है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है। और इस तरह का लोभी व्यक्ति सामाजिक निंदा का पात्र नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति ये चीजें चाहता है उसकी समाज में निंदा नहीं होती, क्योंकि ये एक कॉमन है, यानी दुनिया में हर कोई चाहता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े नहीं पहनने, मुझे अच्छा घर नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे, यानी हर व्यक्ति इसको चाहता है। तो सभी के मन में ये लोभ होता है और ऐसे व्यक्ति की कोई सामाजिक निंदा नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं समस्या शुरू कहां से होती है। देखिए, जब बाद में सामान्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मुद्रा की बात आ जाए, यानी सामान्य वस्तुएं जो हमें चाहिए उसके लिए हमें पैसा देना पड़े, और लोभ जो है, लोभ शब्द आज के समय में धन पर ही केंद्रित हो गया है, ठीक है, आज के समय में सब कुछ पैसे से ही रिलेटेड हो गया है। शुक्ल जी लिखते हैं कि विभिन्न मनोविकारों की तुलना में लोभ जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है, और इस भाव में अन्य भावों की कहीं ना कहीं अन्य भावों को दबाने की क्षमता होती है। लालच जो होता है वो दूसरे भाव को दबा देता है, ठीक है, दुख सुख सबको दबा देगा, लालच जो है सबसे ऊपर होता है। लेखक ने लोभ की तुलना जो है वो क्रोध से भी कर दी है, और वो कहते हैं कि लोभ के अन्य भावों पर हावी हो जाने का उदाहरण देते हुए वो लिखते हैं कि जो लोभ और मान अपमान के भाव को, करुणा दया के भाव को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपना कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, मनुष्यता कहाँ तक रहने देगी। आपको पता है कि लालच के चक्कर में लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो किसी को तलब है किसी वस्तु की, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जिनको आईफोन चाहिए, तो वो आईफोन का लालच इतना ज्यादा मन में है कि वो इस आईफोन को मिलने के बदले अगर उनसे कह दिया जाए ना कि भाई तुम्हें ये आईफोन दे दिया जाएगा लेकिन तुम्हें 4 दिन तक भूखा रहना है, तो वो 4 दिन तक भूखा रहने को भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि अपनी दूसरी इच्छाओं को, दूसरे मनोविकार को वो दबा लेंगे केवल उस लालच के कारण। ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रीति के संबंध में। अब लोभ तो समझ गए, लालच होता है जो कि किसी वस्तु से रिलेटेड होता है, अगर वो वस्तु हमें मिलती है तो बहुत खुश होते हैं हम, लेकिन नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब सेकंड था प्रीति। प्रीति के संबंध में शुक्ल जी ने जो बताया है वो बहुत ही सहज है और बहुत ही स्पष्ट है, एकदम साधारण सिंपल है। इनका क्या कहना है, देखिए कहते हैं कि मूल भाव में लोभ और प्रीति जो है एक समान है, एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो इनमें कुछ अंतर होता है। अब वो अंतर क्या होता है, देखिए उनके अनुसार सामान्य रूप में किसी वस्तु के प्रति मन में जो ललक होती है वह लोभ होती है, यानी कि जब हमें किसी वस्तु की चाहत होती है तो वो हमारा लोभ है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की चाह जो है वो प्रीति है। अब समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे वस्तु की जगह क्या हो गया, व्यक्ति आ गया। यानी मान लो आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, कोई लड़का है वो किसी लड़की से प्रेम करता है, वो उस लड़की को पाना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसके मन में उसके प्रति जो है प्रीति है, क्योंकि लड़की जो है वो वस्तु नहीं है, वो कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए, ऐसे ही कोई लड़की है किसी लड़के से प्रेम करती है, वो उससे विवाह करना चाहती है, तो अब वो लड़की जो है वो क्या चाह रही है, उस लड़के को चाह रही है, यानी लड़का कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लोभ की जगह इसको प्रीति कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लोभ जो होता है किसी वस्तु के प्रति होता है, और प्रीति जो होती है वो किसी व्यक्ति के विशेष की प्रति होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः खींचे चले आते हैं, यानी प्रेम तभी होता है जब दो हृदय, यानी दोनों मेल फीमेल जो भी है वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आकर्षण होता है, तो इसे प्रेम कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेमी और प्रेयसी, यानी प्रेमी जो होता है और जो प्रेमिका होती है, इनकी जो मनोवृत्ति होती है, इसका विस्तृत विवरण जो है शुक्ल जी देते हैं। ये कहते हैं कि वे प्रेम के दो क्षेत्र मानते हैं, इन्होंने प्रेम को भी दो हिस्सों में बांट दिया, जैसे इन्होंने लोभ को दो हिस्सों में बांटा था, सामान्य और विशिष्ट, ऐसे इन्होंने प्रेम को भी दो क्षेत्र में बांट दिया। एक है वैयक्तिक क्षेत्र और एक है सामाजिक क्षेत्र। वैयक्तिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें जो प्रेम का प्रभाव होता है वो सीमित रूप में होता है, ठीक है, थोड़े से छोटे से रूप में, इसे एकांतिक प्रेम भी कह सकते हैं हम। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो प्रेम का प्रभाव जो होता है वो पूरे सामाजिक स्तर पे होता है, यानी जनहितकारी भी होता है।
एक बड़े लेवल पे होता है। इसमें साहस और वीरता से भरा होता है, ठीक है ये। इसमें कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ता, धीरता, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो प्रेम को दो हिस्सों में बांट के देखेंगे, एक व्यक्तिक क्षेत्र और एक सामाजिक क्षेत्र। व्यक्तिक क्षेत्र में क्या होता है, जो प्रेम का प्रभाव होता है वो सीमित क्षेत्र में होता है, छोटा सा। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में देखें तो बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए थे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था ये खत्म हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बसंत आ गया जो निबंध है इसकी समीक्षा करनी है। तो बसंत आ गया निबंध जो है किसने लिखा है, द्विवेदी जी ने, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इनका ये बहुत ही फेमस निबंध है। इस निबंध में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग कर रखा है। और व्यंग्यात्मक शैली में हमारा जो मन होता है और प्रकृति है, कालबद्धता है, इसकी स्थितियों का वर्णन कर रखा है। और इस निबंध में इन्होंने सहज व्यक्तित्व की झलक मिलती है। क्योंकि देखो, इनका जो निबंध है ना, इस निबंध में इनका जो व्यक्तित्व है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हमको देखने को मिलती है। इनके विचार क्या है ये देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस निबंध में इन्होंने प्रकृति का वर्णन कर रखा है, यानी प्रकृति का और वनस्पति संबंधित, यानी इसमें पेड़ पौधों की बहुत सारी बातें हो रखी है। तो कहीं ना कहीं हमको जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका प्रकृति के प्रति क्या प्रेम है और उन्हें वनस्पति जगत के बारे में कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान है, ये हमें इस निबंध से पता लग जाएगा। अब आगे समझते हैं। ये निबंध जो है ये ललित निबंध है। ललित का मतलब होता है सुंदर निबंध, ठीक है। ललित निबंध एक ऐसे विषय पे होता है जहां पे लेखक जो होता है अपने मन की भावनाओं को स्वच्छंद होकर, बिल्कुल स्वतंत्र होकर लिखता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस निबंध की समीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले हमको निबंध पढ़ना होगा, निबंध को पढ़ने के बाद समीक्षा करते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको निबंध कराऊं, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो आप निबंध पढ़ लेना। देखिए, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, ललित निबंध में एक प्रकार से निबंधकार जो है अपने व्यक्तित्व को ही अभिव्यक्त कर रहा है। अपना जो उसका व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ही बता रहा है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पर्सनैलिटी है उसकी विशेषताएं कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। उनका प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रकृति प्रेम का चित्रण जो है इस निबंध में मिलेगा। इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं उसका वर्णन किया है। फूल जो होता है, फूल किस समय में खिलता है, और फूलों का खिलने के बाद, यानी जब फूल खिल जाते हैं तो उसके बाद उसकी क्या शोभा होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है, इसका इन्होंने वर्णन किया है। इस निबंध में जो प्राचीन शास्त्रों में वर्णित पेड़ है, इतने सारे पेड़ों का उल्लेख किया गया है। अगर आप निबंध को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, बहुत तरह के पेड़ों के बारे में इन्होंने बताया है। अब इसमें इनकी विनोद वृत्ति के बारे में पता लगता है। क्योंकि देखो, ये इनका ना सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी इनका हंसाने का तरीका, हंसी मजाक वाला तरीका जो है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। द्विवेदी जी जो थे वो विनोद वृत्ति, एक मतलब हंसमुख व्यक्ति थे, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो उसके लिए फेमस थे, और वो चीज आपको इसमें दिखेगा। लेकिन इनका विनोद जो है महज कौतुक या हास्य पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें गहरी व्यंजनात्मकता भी है। आप ये मत सोचना कि निबंध के जरिए ये केवल हास्य यानी कॉमेडी ही करना चाह रहे हैं, नहीं, बल्कि उसके पीछे एक डीप, एक गहरा संदेश भी देखने को मिलता है। ये कई बार विनोद की आड़ में, यानी हंसी मजाक की आड़ में कोई गहरी बात कह देते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं होता, बल्कि उन शब्दों के पीछे के भाव में निहित होता है। ऋतु वर्णन, खास तौर पर बसंत ऋतु का वर्णन जो है प्राचीन काल से ही कवियों का प्रिय विषय रहा है। द्विवेदी जो जी जो है उन्होंने इस निबंध में इन्होंने क्या करा है, जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु का जो वर्णन किया है डिटेल में, कि जब बसंत ऋतु आती है तो क्या पता लगता है, किस प्रकार से पेड़ पौधों पे उसका क्या असर होता है, प्रकृति में उसका क्या असर होता है, हवाएं चलती हैं या नहीं चलती हैं, उसको सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे इनका ये जो निबंध है, इस निबंध की भाषा शैली क्या है। तो देखो, इतनी सारी लाइनों में से आपको मोटी मोटी दो तीन लाइनें समझनी है। सबसे पहले देखो, इनकी जो भाषा है ना वो प्रवाहमयी है और विषय अनुकूल है, यानी कि भाषा प्रभावशाली है और विषय के अनुकूल है। जैसा इन्होंने विषय ले रखा है, विषय के अनुसार ही इनकी भाषा हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। इसको आप हेडिंग में लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है, इन्होंने इस निबंध में कई जगह पे संस्कृत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो तत्सम शब्द आपको देखने को मिलेंगे, आप ऐसा लिख सकते हो। फिर भाषा इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि इनकी भाषा का जो प्रवाह है वो बाधित नहीं होता, किस कोई इसमें रुकावट नहीं आती, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख सकते हो। फिर क्या है, इसमें तद्भव शब्द का भी इस्तेमाल किया है। जो शब्द पहले संस्कृत में बोले जाते थे, अब संस्कृत से जो हिंदी में आ गए हैं उसको तद्भव कहा जाता है, ठीक है। तो तत्सम तद्भव दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इनकी भाषा जो है उसमें एक रागात्मकता भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इनकी भाषा में
कहीं ना कहीं सहज भाषा होने का भी हमें पता लगता है कि इनकी भाषा जो है बहुत सहज है। और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हो कि इनकी भाषा में मुहावरे, यानी भाषा शैली में इन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल करा है, इन्होंने लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, जो देशज शब्द है, जो देशज शब्द है उसका इस्तेमाल इन्होंने कर रखा है। तो आप ये सारी बातें बता सकते थे भाषा शैली के अंतर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि वैष्णव जन जो है उससे क्या अभिप्राय है। देखिए, विष्णु प्रभाकर जो है उनकी एक रचना है वैष्णव जन, इसके बारे में समझते हैं। तो वैष्णव जन कौन होता है ये समझते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी ने वैष्णव जन के स्वरूप को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि वैष्णव जन जो होता है ना, वो ईश्वर का दीवाना होता है, यानी भगवान का प्रेमी होता है। ठीक है, ईश्वर का प्रेमी होता है, ईश्वर से प्रेम करता है, जो अपने ईश्वर को ना तो शब्दों से प्राप्त करता है ना ही शास्त्र से, ना तो वो शास्त्रों में पढ़ के प्राप्त कर रहा है ना शब्दों से, वो उसकी खोज करता है। कैसे करता है? सत्य के सहारे, प्रेम के मार्ग से उसकी खोज करता है। ये कहते हैं कि वैष्णव जन जो है वो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है, उसे ही समझना चाहिए। और जो दूसरों की जो दुख है, तकलीफ है, जो कष्ट है, उसको कहीं ना कहीं आत्मसमाप्त करता है और कहीं ना कहीं समझता है। मान लो उसके सामने कोई व्यक्ति आता है जो बहुत तकलीफ में है, उसके दुखों को सुनेगा और समझेगा, उसको आत्मसात करेगा। ठीक है, उसको समझेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। यानी कि वो दूसरों के दुख को देखकर, ठीक है, दुखी हो जाएगा, दूसरे को दुखों को दूर करने के लिए भी काम करने लगेगा। वैष्णव जन ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसा करते हुए मन में अभिमान का भाव नहीं लाता कभी भी। मान लो अगर वो किसी की मदद कर रहा है तो अपने अंदर वो घमंड नहीं लाता कि भाई मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करता वो। वैष्णव जन ऐसा व्यक्ति होता है जो लोक में सबकी वंदना करता है। ठीक है, यानी कि सबके सामने नम्रता से झुकेगा, किसी की निंदा नहीं करता वो कभी भी। जो मन वचन कर्म से निश्चल बनकर सदैव जो है पर रहित होता है। ठीक है, हमेशा मतलब अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, हर तरह से मतलब लग जाता है वो दूसरों की हेल्प में। उसकी जो वाणी है, जो उसकी आवाज है वो दृढ़ होती है, उसका आचरण जो होता है लोगों के सामने वो दृढ़ होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। और मन से भी वो मजबूत होता है। ठीक है, वे ना तो अशांत हो सकता है ना ही वो अस्थिर हो सकता है, ऐसा होता है वैष्णव जन। और वैष्णव जन की जो माँ होती है, यानी जो उनकी माता होती है, वो भी धन्य हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि वैष्णव जन वह होता है जो समदृष्टि रखता है, तृष्णा रहित होता है, यानी जो सभी के प्रति समान दृष्टि रहित रखता है। ठीक है, और वो किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता, कोई लालच नहीं करता। ठीक है, जो एक पत्नी व्रतधारी होता है, यानी एक बार विवाह करता है और अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है, वो किसी दूसरी महिला को कभी देखता भी नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना पति व्रता स्त्री, ऐसे ही वो एक पत्नी व्रतधारी, यानी वन वुमेन मैन समझ लो उसे। सत्य व्रत पालक होता है, वो हमेशा सत्य की ओर जाता है, कभी भी असत्य नहीं बोलेगा, वो दूसरों के धन पर कभी भी गलत नजर नहीं रखता। वैष्णव जो है वो जो माया से परे होता है, इसमें वीर राग का भाव होता है। ठीक है, राम के नाम में तल्लीन रहेगा, बिल्कुल खोया रहेगा, उसके रोम रोम में सारे तीर्थ समय होते हैं। पवित्र आत्मा ही वैष्णव जन है। यानी ये वैष्णव जन के बारे में बताना था, यही आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शायद एकांकी है, इसमें जो संदेश छुपा हुआ है वो आपको बताना है। देखिए, ये शायद एकांकी है ना, ये एक स्त्री एक पुरुष, इनकी कहानी है। यानी एक पति है और एक पत्नी है, इनके बीच में जो कहानी है उसी वो शायद आपको देखने को मिलेगी इसमें, इस एकांकी में। और इसमें दिखाया गया कि पति जो है ना वो दुखी रहता है, मन से परेशान रहता है, अंदर से बहुत दुखी है, समस्याओं से घिरा हुआ है। और उसकी पत्नी कोशिश करती है उसको सुख देने की, यानी उसकी समस्याओं को दूर करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको उसकी समस्या दूर नहीं कर पाती है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, एकांकी की शुरुआत जो होती है वो होती है कि स्त्री जो है वो खाने की जो टेबल है, मेज है, उस मेज में क्या कर रही है, जो जूठी प्लेट है उसको हटा रही है। और प्लेटें हटाते हुए पुरुष से पूछती है, पुरुष क्या कर रहा होता है, जो ड्रेसिंग गाउन में, अपनी जो ड्रेसिंग गाउन उसने पहना हुआ है उसमें हाथ डाले बैठा हुआ है और किसी दूसरी दिशा की तरफ देख रहा है। तो उसकी पत्नी उससे पूछती है क्या हुआ, फिर से सोचने लगे। तो पुरुष कहता है, आंखें झपकाते हुए कहता है नहीं। नहीं का मतलब है हाँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं का मतलब हाँ है। यानी कि एक महिला है जो कि खाने की टेबल में से जूठी प्लेट उठा रही है, उसी समय देखते हैं उसका पति कुछ सोच रहा होता है, तो अपने पति से कहती है क्या हुआ, फिर से सोचने लगे। तो पति कहता है नहीं।
लेकिन असली में वो कुछ सोच रहा होता है। यहाँ पे नहीं का मतलब हाँ से है। इस तरह इनके जीवन में बहुत सारे ना और हाँ है, वो जो कि ना हाँ में परिवर्तित हो जाता है, हाँ जो है ना में परिवर्तित हो जाता है। पुरुष का टहलने का मन नहीं लगता, ठीक है, वो बहुत देर से बैठा होता है, सोच रहा होता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि जाओ कहीं बाहर चले जाओ, घूम ही आओ, जाओ टहल के आ जाओ, तुम्हारा थोड़ा मन बहल जाएगा। तो पति जो है वो कहता है कि टहलने में मन नहीं लगता। रोज शाम को जब वो खाना खाने के समय पे बैठता है तो उसका मन उदास हो जाता है। दोनों के मन में अभाव छटपटाहट है, ठीक है, दोनों के मन में कुछ ना कुछ अभाव, कुछ ना कुछ कमी है, एक छटपटाहट सी रहती है। स्त्री जो है वो पुरुष को मन बहलाने की सूरत जाने की सलाह देती है। महिला कहती है कि तुम्हारा अगर मन नहीं लग रहा तो एक काम करो, जाओ सूरत में जाके घूम आओ थोड़े दिन के लिए। लेकिन पुरुष सोचता है कहीं भी जाकर क्या होगा, वो सोचता है कहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा, सारी जगह एक जैसी ही तो है। ठीक है, स्त्री को बार बार हाथ का एक्जिमा सताता है, उसकी स्त्री जो है, महिला जो है, उसके हाथ में एक्जिमा यानी स्किन वाली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, उसकी वजह से उसको वो परेशान रहती है। ठीक है, अभी उसका एक्जिमा अभी उभर आया है, दोबारा से वो समस्या उभर गई है। पुरुष को उसके मित्र देव, पुरुष का जो दोस्त है देव, उसका ट्रांसफर हो गया है। अब वो उसके ट्रांसफर से भी दुखी रहता है, उसका दुख महसूस करता है। उसे अपनी कमीज में टंगा हुआ जो पेन है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसका उपयोग वो रोज करता है। कभी वह कहता है कि जाने क्या बात अभी दिमाग में आई थी अचानक गायब हो गई। यहाँ पे क्या है, जो पति है यानी कि जो पुरुष है उसके सामने एक समस्या ये भी है कि दुखी तो रहता ही है, प्लस में उसे एक भूलने की बीमारी भी है। कभी कभी वो भूल जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता, उसके दिमाग में कुछ बातें आई है लेकिन उसको याद ही नहीं रहती, अचानक से गायब हो जाती है। उसे कई बातें याद रहती है तो कई बातें याद नहीं रहती है। ठीक है, पर स्त्री के लिए दवाई लाने की बात याद नहीं रहती। ये इंपॉर्टेंट है कि उसके दोस्त का ट्रांसफर हो गया है, जिसको लेकर वो दुखी है। अपने दोस्त को तो वो याद कर रहा है लेकिन उसकी बीवी के हाथ में प्रॉब्लम है और उसके लिए दवाई लानी है, लेकिन उसको वो वाली बात याद नहीं रहती, दवाई वो लाता नहीं है। वो बहुत ज्यादा सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, हमेशा सोचता रहता है। एक बार वह पहाड़ पर जाने का विचार करता है, वो सोचता है कि चलो कुछ दिन के लिए पहाड़ पे जाऊं, फिर कुछ दिन वहां पे बिल्कुल अकेला रहूं। ठीक है, अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं दुखी होगा शायद वो, इसलिए कहना चाह रहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ पहाड़ों में जाकर। पुरुष की इस ऊब से स्त्री भी परेशान है, वो कहती है हाँ सच, धक्के खाते फिरते रहो, क्योंकि पहाड़ों में जो लाइफ होती है आसान थोड़ी होती है। कहते जाओ धक्के खाओ, दिन भर स्कूल से बाजार, बाजार से घर, तुम खुश नहीं रहते। फिर भी अपने बारे में बता रही है, क्योंकि जो उसकी महिला है ना वो टीचर है, वो भी दिन भर धक्के खाती है, कभी स्कूल जाती है, कभी बाजार जाती है, फिर बाजार जाती है, फिर घर आती है, पूरे दिन धक्के खाती रहती है। ठीक है, अपने पति को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहता है, हमेशा दुखी रहता है। स्त्री जो है अलमारी से निकालकर कुछ भुनी हुई मूंगफली उसको देती है। ये स्त्री बेचारी पुरुष को खुश करने के लिए दाल बनाती है, सब्जी बनाती है। हालांकि वह स्कूल में अध्यापिका है, पुरुष तो दफ्तर में काम करता है, लेकिन उसके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दफ्तर में बैठा हुआ सोचता रहता है, मेरे अंदर ना जाने किस चीज की उदासी बनी रहती है हर वक्त। एक साथ पचासों चीजें उसके, ऐसा लगता है उसके सिर पे पचासों चीजें हथौड़े मार रही है उसका दिमाग पर, उसका दिमाग हमेशा खराब रहता है। स्त्री कहती है मैं तो समझती हूँ कि तुम सोचकर उदास नहीं होते, बल्कि उदास रहते हो इसलिए सोचते रहते हो, तुम प्रॉब्लम में रहते हो इसीलिए हमेशा सोचते रहते हो। तुम वही कुछ चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है हमेशा तुम उसी की चाहत रखते हो। जिन जिन चीजों से तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है उन सब से तुम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हो। ठीक है, पत्नी बता रही है उसको। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक ऐसा पुरुष है जो दिमाग से परेशान हो रखा है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा दुखी है, जिसका कहीं पे भी मन नहीं लगता, उसका काम में मन नहीं लगता। ठीक है, अपने दोस्त को देख के दुखी रहता है, अपनी पत्नी के लिए दवाइयां लाने तक उसको याद नहीं रहता, बहुत सारी चीजें भूलता रहता है। उसका मन करता है पहाड़ों पे चला जाऊं, अकेले रह लूं। मतलब एक ऐसा देवदास टाइप का आदमी हो रहा है जो अब दुखी है बिल्कुल। आगे देखो, इन्होंने अपने घर में एक बिल्ली का बच्चा पाला हुआ है। ये देखकर स्त्री जो है उत्साहित होती है, शायद इनके घर में कोई अपना बच्चा हुआ होता तो संभवतः उदासी जरा कम होती। अब ये जो पति पत्नी है इनका कोई अपना बच्चा तो है नहीं, इनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या करा, एक बिल्ली का बच्चा पाल लिया। अब इनकी जो पापा मम्मी बनने की जो एक चाहत थी वो दोनों के मन में है, दोनों मतलब माँ बाप बनना चाहते हैं, शायद इनका बच्चा होता तो घर में इतनी उदासी ना होती। अब क्या है, इनका बच्चा नहीं है, तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, बिल्ली का बच्चा पाल लिया, यानी अपने बच्चे की जगह बिल्ली का बच्चा पाल लिया, उसको अपने बच्चे जैसा ही प्यार करते हैं। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां होने के कारण वो मिलकर कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि भाई दोनों वर्किंग है, एक टीचर है, एक दफ्तर में काम करता है, टाइम भी नहीं होता होगा।
स्वयं स्त्री को भी लगता है कि अच्छा था ना घर बसाते ना नौकरी करते, अगर वो शादी ही ना करते तो ज्यादा अच्छा होता, नौकरी ना करते तो ज्यादा अच्छा होता। पुरुष को लगता है कि हर आदमी की अपनी अलग जिंदगी होनी चाहिए। स्त्री पूछती है बिना घर बार की जिंदगी होनी चाहिए, तो पुरुष कहता है कि नहीं, घर बार भी हो और एक अलग जिंदगी भी हो। विदेश जाने पर भी पुरुष को ये अकेलापन सताता है, क्योंकि वहां भी क्या है, वहां पे भी झीलें, समुंदर, सड़कें, लोग, होटल, बार, बिल्डिंग, यही सब तो वहां पे भी है। कहीं पे भी जाएगा उसको हर जगह एक ही चीज दिखेगी। तो एक बार स्त्री कहती है, पहले हम खुश रहते थे, पहले हम कितना खुश रहते थे, तो आसपास के लोग भी हमें खुश लगते थे। अब लगता है कि आसपास के लोग भी दुखी हैं, क्योंकि हम दुखी हैं तो आसपास के लोग भी हमको दुखी लगते हैं। कभी वह कहती है, जिन लोगों के बारे में कहा करते थे कि वो मैच्योर हैं, बताओ उनमें कौन दुखी नहीं है। आज के समय में तो पूरी दुनिया ही दुखी है, सब दुखी है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो इसको देखकर आपको क्या लगा होगा, ये बहुत उदासीन सी एकांकी है, इसमें सब कुछ दुखों से ही भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ठकुरी बाबा जो थे, इनकी चरित्र की विशेषता बतानी है कि वो कैसे व्यक्ति थे। तो ठकुरी बाबा जो है, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। तो ठकुरी बाबा के बारे में देखते हैं। ये बहुत ही सरल व्यक्ति थे, विनम्र थे, बुजुर्ग थे, ठीक है, सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही इमोशनल, भावुक थे, और सेवा भावी व्यक्ति थे, एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे। ये सबको अपना अतिथि बनाने के लिए हमेशा आतुर रहते थे, सबसे बात करते थे। बहुत एक खुशदिल इंसान होता है ना, सबको अपना मेहमान बना लेता, अपना दोस्त बना लेता है, ऐसे व्यक्ति थे। ठकुरी बाबा जो थे बहुत ही उदार थे, बहुत ही दयालु थे, खुश दिल स्वभाव के थे, हमेशा मतलब खुश दिल रहते थे। दूसरों को कुछ देने में उन्हें विशेष प्रकार की आनंदभूति होती थी, दूसरों को कुछ देना, ठीक है, बहुत सारी चीजें देते रहते थे। ये इनका ना हृदय जो था वो कवि हृदय था, थोड़ा सा कविताएं वगैरह सुनाने का भी काम करते थे। और इसी से वे स्वयं पूछ पूछ कर विनिमय व्यापार को खूब बढ़ाते थे। यानी लोगों से पूछते थे, भाई क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई किसी चीज की कमी तो नहीं है, कोई जरूरत हो तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ऐसे व्यक्ति थे। और इसे इन्होंने इसी से क्या, एक व्यापार, मतलब एक लोगों से एक विनिमय व्यापार बना लिया। यहाँ पे विनिमय व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं है, विनिमय व्यापार का मतलब है कि तुम्हें कोई चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो अगर ठकुरी बाबा उनकी हेल्प करेंगे तो वो भी ठकुरी बाबा की हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं ये विनिमय हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, कि मैंने तेरी मदद करी तो तू भी मेरी मदद कर दियो। तो ये चलता रहता था। ठकुरी बाबा जो थे बहुत ही भावुक थे, बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही विश्वासी व्यक्ति थे, किसी पे भी विश्वास कर लेते थे। और ये भजन करते रहते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद, जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है बेला, उसको कभी माता की कमी कमी महसूस नहीं होने दी। यानी कि माता की कमी की महसूस नहीं होने दी, हमेशा माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। ये माघ मेले में कल्पवास के लिए जाया करते थे। कल्पवास का मतलब क्या है, कल्पवास क्या होता है, जब माघ मेला लगता है प्रयागराज में, तो वहां पे लोग कुछ दिन के लिए, महीने भर के लिए अलग जाके कुटिया में रहते हैं, ठीक है, वहां पे अलग अपना कैंप वगैरह बना के रहते थे, उसको कल्पवास कहा जाता था। तो ये हर बार माघ मेले में कल्पवास में जाया करते थे। माघ मेले में उस समय में बहुत ठंड हुआ करती थी, ठीक है। तो ठकुरी बाबा जो है कवि स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही मतलब लोगों को कविताएं सुनाते थे, उलट बासिया वगैरह सुनाते थे, लोग इनको सुनते भी थे। ये एक संपन्न खेतीहर व्यक्ति थे, मतलब खेती वगैरह थी इनके पास। ठकुरी बाबा जो थे वो काव्य प्रेमी थे। तो यहाँ पे इनकी क्या है, चरित्र की विशेषता हो गई कि ये इनकी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगद का पांव जो निबंध है, इसकी भाषा शैली बतानी है। तो देखिए, भाषा शैली किसी की भी पूछे, मान लो अगर यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं और बस अगर मैं भाषा शैली पूछ लूं, तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन आपको लिख देने हैं, सब में बिना सोचे लिख देने हैं। वो पॉइंट कौन से, देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना है कि प्रभावशाली भाषा है। यानी कि आपको लिखना है प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जितने भी लेखक की रचनाएं होती है, सभी की भाषा प्रभावशाली होती है। तो ये तो पॉइंट सब में चलेगा। फिर क्या होता है, ज्यादातर जो रचनाएं होती है, उसमें एक आधा शब्द अंग्रेजी का जरूर होता है। तो आप ये कह सकते हो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू के और हिंदी के शब्द तो होते ही होते हैं, तो आप उर्दू और हिंदी के शब्द भी लिख सकते हो। और ये जो अंगद का पांव जो निबंध है, इसमें क्या है, इसमें जीवन का पाखंड का वर्णन किया गया है। आप इसको अगर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, एक व्यक्ति होता है, उसको लोग रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाते हैं तो उससे झूठ मूठ की बातें करते हैं, ठीक है, पाखंडी वाली बातें करते हैं।
तो वो वाली तो जीवन का जो पाखंड है उसका वर्णन किया है। इसमें व्यंग है, ठीक है। व्यंग क्या है, जो इस निबंध की लास्ट लाइन है, जब वो व्यक्ति रेल में बैठ के जा रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है काश आप यहीं रुक जाते, ठीक है। मतलब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो ज्यादातर ये होता है ना कि मन करता है यार ये चला जाए जल्दी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कहाँ से आ गया है ये, अब कितने दिन रहेगा। मतलब हमें लगता है कि हमारी आजादी हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है, हम सोचते हैं वो चला जाए। तो ऐसे ही जब वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा होता है तो पीछे से दूसरा व्यक्ति बोलता है काश आप हमारे यहाँ रह जाते, मतलब झूठ मूठ में। असली में कोई नहीं चाहता लेकिन वो झूठ मूठ में बोलता है। तो ये जो है व्यंग बताया गया है जिससे क्रोध का प्रसार होता है। तो ये कुछ भाषाएं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं मुहावरों का प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तद्भव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी चीजें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है ठेले पर हिमालय रचना, जो है इसका सार बताना है। देखिए ठेले पर हिमालय जो रचना है, किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर घूमने जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हो पहाड़ों पर, तो आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे। आपको पहाड़ दिखेगी, नदी दिखेगी, वहाँ के लोग दिखेंगे, वहाँ की का सारा जो भी व्यवस्था है वो सब दिखेगी। तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी लगेगी, कुछ बुरी लगेगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, उसको लिख लेना, वही यात्रा वृत्तांत हो जाता है, ठीक है। तो धर्मवीर भारती एक बार घूमने गए थे हिमालयी क्षेत्र में, उस समय उन्होंने जो देखा उसके बारे में लिखा है, यही उनका यात्रा वृत्तांत है। आप समझते हैं। अब इसका नाम है ठेले पर हिमालय। अब ये जो टाइटल है ना ठेले पर हिमालय, ये सुनते ही हमारे मन में एक इच्छा जगेगी कि ठेले पर हिमालय, ये कैसा टाइटल है, हमें मतलब समझना पड़ेगा कि ठेले पर हिमालय कैसे आ सकता है। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट। तो ठेले पर हिमालय जो है, इनकी जो कौसानी के जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसमें जो मनोरम स्थल थे उसकी एक रोमांचक यात्रा का वर्णन है। यानी कि लेखक जो है एक बार कौसानी की यात्रा करने गए थे, तो वहां पे उन्होंने जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा था उसके बारे में उन्होंने जो लिखा है वही है, उसका टाइटल रखा है ठेले पर हिमालय। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसा नाम है भाई, ये तो थोड़ा अजीब है। तो देखो, जो कवि हृदय होता है ना वो कहीं से कुछ भी पकड़ लेता है। अब इनके मन में ये टाइटल कैसे आया, अब वो लिख देते हैं हिमालय की यात्रा। तो एक बेसिक सा टाइटल होता, सब समझ जाते हैं हिमालय की यात्रा, लेकिन ठेले पर हिमालय रख लिया तो उसका अचानक से मतलब बदल जाता है, लोगों का इंटरेस्ट जग जाएगा। देखिए ये लेख एक ऐसे शीर्षक के साथ आरंभ होता है जो अनायास ही पाठक का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचता है। जिस दृश्य से लेख की शुरुआत होती है वो एक सामान्य दिन में है, ठीक है। अब समझिए कैसे शुरुआत होती है, कैसे लेखक के मन में आता है कि अपने जो ये यात्रा वृत्तांत है इसका नाम रख दिया जाए ठेले पर हिमालय, ठीक है। समझते हैं। देखिए जो लेखक है वो अपने एक दोस्त के साथ पान की दुकान पे खड़ा था। वहीं से क्या होता है, एक बर्फ वाला ठेला, ठीक है, एक व्यक्ति एक ठेला ले जा रहा होता है जिसमें बर्फ की सिल्लियां होती है, वो उसके सामने से लेके गुजरता है और उसको लेखक देखता है। तभी अल्मोड़ा से ताल्लुक रखने वाला उसका जो मित्र होता है वो कहता है देखो बर्फ बर्फ तो हिमालय की शोभा है। मित्र की बात सुनते ही जो लेखक है उसके दिमाग में टाइटल आ गया, ठीक है। उसने क्या करा, उसने तुरंत तुरंत ही यही टाइटल रख दिया, ठेले पर हिमालय, ठीक है। लेखक जो है अपनी एक यात्रा का अनुभव जो है मित्र से साझा करते हुए कहता है कि जो हिम राशि है जहाँ पे मतलब बर्फ देखने के लिए लोग आते हैं, वहां पे मैं अपनी पत्नी के साथ कौसानी की यात्रा पे गया था। अपनी एक यात्रा के बारे में बता रहा है कि वो कौसानी में गया था अपनी पत्नी के साथ। तो वो रास्ते में नैनीताल, रानीखेत, ठीक है, मजकाली, यहाँ के भयानक जो खतरनाक रास्ते हैं उनको पार करते हुए कोसी पहुंचा था। अब आप ये समझिए जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, वहां पे रास्ते जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, तो उसी का ये वर्णन कर रहा है। ये कहता है जब ये रास्ते में जा रहा था तो कोसी की तरफ जब ये जा रहा था तो उसने देखा कि एकदम सूखा है, बिल्कुल कुरूप, यानी बहुत भद्दे बहुत गंदे ऊबड़ खाबड़ से हिस्से दिखाई दे रहे थे। उसे कष्टप्रद लगा, उसे मतलब बहुत बेकार लगा। सूखे रास्ते पर पानी और हरियाली का तो कहीं नाम ही नहीं था, चारों तरफ सूखा था, सूखे सूखे पहाड़ थे, दूर दूर तक कुछ नहीं था, ऊबड़ खाबड़ सा था, पूरे रास्ते सूखे पहाड़ थे। एक तो रास्ता कष्टों से भरा हुआ था, उस पर बस का ड्राइवर जो था वो नौसिखिया था और लापरवाह था, जिसके कारण सभी यात्रियों के चेहरे जो थे वो पीले पड़ गए थे, सभी की हालत जो थी वो खराब हो चुकी थी, ठीक है। लेखक जो था, अब सोचो कि एक तो रास्ता सूखा है, ऊपर से ऐसा बस ड्राइवर मिल जाए जो बहुत ही नौसिखिया हो, उसको मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, तो लोग डर नहीं जाएंगे। उन्हें लगेगा कहीं गिरा विरा ना दे, ये पहाड़ों वहाड़ों पे पता लगे बस ही गिरा दे और लोग मर जाए, तो लोगों को डर लगता है। तो ऐसे में लोग डरे हुए थे। लेखक अपने साथियों के साथ कोसी उतर गया और जब वो कौसानी जाने वाली बस का वेट करने लगा
तो लगभग लगभग 2 घंटे के बाद दूसरी बस आती है। लेखक का परिचित शुक्ला जी थे। उन्हें शुक्ला जी ने कौसानी के बारे में जो लेखक उन्होंने ही इसको प्रोत्साहित किया था। शुक्ला जी के साथ एक दुबले पतले व्यक्ति थे जिनका नाम था सेन, जो कि चित्रकार थे। जब उनकी बस कोसी की तरफ चली तो रास्ते में सारा दृश्य बदला हुआ नजर आया। उन्हें नदियां दिखने लगी, ठीक है, और छोटे छोटे गांव दिखे, मखमली खेत दिखने लगे। सोमेश्वर घाटी की सुंदरता उनकी आंखों को सुकून दे रही थी। अभी तक जब वो आए थे तो उनको चारों तरफ सूखा दिख रहा था, उबड़ खाबड़ बेकार दिख रहा था, लेकिन अब जैसे ही वो कोसी की तरफ जा रहे हैं तो उनको सब कुछ क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। उससे उनकी आंखों को सुकून मिला। इसी को तो देखने के लिए आए थे वो। उनके मित्र ने बताया कि ये स्थान जो है बहुत सुंदर है, ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। कौसानी जो है वो सोमेश्वर घाटी के उत्तर पर्वत की चोटी पर बसा छोटा सा गांव है। बस जो थी वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी। लेखक का जो मन था वो निराश होने लगा। जैसे जैसे बस कौसानी के समीप जा रही थी, कोसी नदी के तट की सुंदरता जो थी वो कम होने लगी, खत्म होने लगी। अब उसके मन में निराशा आ गई। अब वो कौसानी बस अड्डे पे पहुंचा तो वहां पे क्या देखता है कि कौसानी जो है बहुत सुंदर है, जैसा उसने सुना था, ठीक है, वैसा उसे कुछ देखने को मिला नहीं। क्योंकि कौसानी जो है बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, ठीक है, वो यही सुन के आया था कि कौसानी बहुत खूबसूरत है। अब जब वो बस अड्डे पे उतरता है तो देखता है यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें तो ये बताया गया था कौसानी बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता की इतनी चर्चाएं होती है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इतना ही नहीं, जिस हिम यानी जिस बर्फ की दर्शन करने के लिए वो कौसानी पहुंचा था, उसका वहां पे कोई चिन्ह नहीं था, यानी कोई बर्फ नहीं दिखी उसे। कुछ क्षण में जब उन्होंने बस से उतरकर घाटी का सौंदर्य देखा, जब वो बस से उतरे, थोड़ा सा आगे चले, उन्होंने घाटी को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि भाई इतना सुंदर निष्कलंक था। लेखक का मन ये करा, जैसे मतलब एक मंदिर जाते हैं ना, पवित्र जगह होती है, मन करता है अपने जूते उते उतार के नहा धोकर वहां साफ सुथरे बन के जाए। ऐसे ही उसका मन करा कि बिल्कुल निष्कलंक जगह है, बहुत ही साफ सुथरी जगह है, तो जूते उतार कर, पाँव को धोकर, पोंछ कर, तब पाँव को धरती पर रखे, ऐसा उसके मन में आया। लेखक की नजर दूर पहुंची घाटी को पार करते हुए। उसने क्षितिज देखा। क्षितिज क्या होता है? देखिए, क्षितिज जब सूर्य की रोशनी आती है, जब सूर्य को हम देखते हैं तो एक जगह पे ऐसा लगता है जहां पे धरती और आसमान कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, धरती और आसमान मिल रहे होते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। तो दूर उसने क्षितिज देखा जहाँ पे खेत थे, वन थे, नदी थी और बादल थे। वहां बादलों के पीछे से उनको पर्वत दिखाई दिया। धीरे धीरे बादल हटने लगे और जैसे ही बादल हटे तो पर्वत पर उसको क्या दिखी? सफेद बर्फ। और वो सफेद बर्फ देखने ही तो इतनी दूर आया था। जैसे ही उसको बर्फ दिखी वो प्रसन्न हो गया, चिल्लाने लगा, कहने लगा वो देखो बर्फ। साथ के सभी साथियों ने उसकी ओर देखा और देखते देखते वो पर्वत जो थे बादलों में लुप्त होने लगे, यानी फिर बादल आने लगे तो पर्वत छुप गए। क्षण भर के लिए हिम के दर्शन हुए, बहुत थोड़े समय के लिए उनको बर्फ दिख पाई। सभी के मन में अब तक जो वो जो उन्होंने देखा था वो धूमिल सा होने लगा था, ठीक है। लोग खुश तो हो गए थे और उनके रास्ते भर की जो थकान थी वो पूरी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि वो यही तो देखने आए थे बर्फ, और उनको बर्फ दिख गई तो उनकी जो थकान थी वो दूर हो गई। हिमालय का सौंदर्य जो था उसको दोबारा से देखने के लिए वो व्याकुल हो गए। वो इंतजार करने लगे कब बादल हटेंगे, बादल हटेंगे तो पहाड़ दिखेगा, पहाड़ दिखेगा तो उनको बर्फ दिखेगी। इसी समय क्या होता है, गंभीर शुक्ला जी मुस्कुराकर देख रहे थे, मानो ये कह रहे हो कि देखा कौसानी का जादू कितना सुंदर है। यही बताया गया था, तो यही इसमें है, यानी यही यात्रा वृतांत है, यही आपको पेपर में लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी में वीडियो बनाइए क्योंकि आपका एग्जाम है कल। अब अपलोड करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।